क्या आपने कभी किसी ऐसे कमरे में रात बिताई है जहां सालों से कोई नहीं गया और जो गया वो पहले जैसे लौटा ही नहीं? क्या आपको कभी लगा है कि आप अकेले हैं जबकि कोई साया आपकी हर सांसें गिन रहा हो? तो समझ जाइए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो कल्पना नहीं, किसी की सच्ची आप बीती है। शैतानी एफएम में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं सच्ची, डरावनी और रहस्यमय कहानियां, आपके ही भेजे हुए अनुभवों के आधार पर। आज की कहानी हमें भेजी है हमारी एक दर्शक, जो राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। हालांकि उन्होंने अपनी असली पहचान उजागर ना करने की गुजारिश की है, इसलिए इस कहानी में उनके और बाकी किरदारों के नाम और कुछ स्थानों को बदल दिया गया है प्राइवेसी कारणों से। लेकिन जो अनुभव उन्होंने साझा किया है वो पूरी तरह सच है। एक ऐसा कमरा, एक ऐसी मंजिल जहां सिर्फ अकेलापन नहीं, कोई और भी इंतज़ार कर रहा था। तो चलिए सुनते हैं ये सच्ची कहानी। शैतानी एफएम पेश करता है दूसरी मंजिल, एक सच्ची घटना, हमारी एक दर्शक की जुबानी। मेरा नाम पूजा शर्मा है। उस समय मैं जयपुर में एक निजी कंपनी में एचआर ट्रेनी के तौर पे काम कर रही थी। 2019 की गर्मियों में जून का महीना था। मुझे 5 दिनों के लिए धौलपुर भेजा गया, जहां एक सरकारी ऑफिस में मुझे ट्रेनी के रूप में रिपोर्ट करना था। रहने की व्यवस्था कंपनी ने एक सरकारी गेस्ट हाउस में की थी। पुरानी रियासत टाइप की इमारत, ऊंची छतें, बड़े बरामदे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग, जो एक अजीब सी खामोशी में डूबी थी। मुझे वहाँ की दूसरी मंजिल का कमरा नंबर 203 दिया गया। पहली मंजिल पर 2 कमरे और ऑफिस स्टाफ था, लेकिन ऊपर की मंजिल पर मेरे अलावा और कोई नहीं ठहरा था। शुरुआत में तो सब सामान्य था, लेकिन रात से कुछ ऐसा शुरू हुआ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। पहली रात के करीब 1 बज रहे थे। बाहर सब कुछ बिल्कुल शांत था, इतनी खामोशी कि पंखे की आवाज़ भी तेज लग रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, मोबाइल पर कुछ पढ़ रही थी। तभी एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैलने लगी, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोलकर ठंडी हवा अंदर छोड़ दी हो। मैंने चादर खींचकर खुद को ढक लिया, पर तभी अचानक ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा हो। साया नहीं, कोई इंसान जैसा, जो हिल ही नहीं रहा था। मैंने गौर से देखा, अंधेरे में सिर्फ उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बाकी शरीर जैसी आकृति एकदम साफ थी। और फिर वो धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर अपना माथा टिका देता है। मैं सिहर उठी, मैंने आंखें बंद कर ली और चादर को कसकर पकड़ लिया। पर तभी मेरे कानों के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ आने लगी, बहुत नज़दीक से, जैसे कोई मेरे कान के 1 इंच की दूरी पर हो। एक धीमी कर्कश सी फुसफुसाहट। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई और कमरा एक पल के लिए पूरी तरह से काला हो गया। तभी कमरे की दीवार से खराश जैसी आवाज़ आई, जैसे कोई अपने नाखून से प्लास्टर को कुरेद रहा हो। मैंने हिम्मत करके लाइट ऑन करनी चाहिए, पर स्विच काम नहीं कर रहा था। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी जलती बुझती पीली लाइट रह गई थी, वही जो कमरे के कोने में लगी थी और अब झपकने लगी थी। और तब मुझे साफ सुनाई दिया, दरवाजे के पीछे से कोई जोर जोर से सांस ले रहा था और वो रुक रुक कर मेरा नाम दोहरा रहा था। मैं चुपचाप बिस्तर के कोने में सिमट गई और उस रात एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हर पल लग रहा था कि कोई दीवार के पीछे से मुझे देख रहा है। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ। और तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं रात भर जागती रही। मैंने जल्दी से नहाया, कपड़े बदले और ऑफिस की तरफ निकल गई। गेस्ट हाउस से ऑफिस की ज़्यादा दूरी नहीं थी, पैदल ही पहुंच सकती थी। ऑफिस एक पुराना सरकारी बिल्डिंग था, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। ऊंचे बरामदे, भारी दरवाजे और लकड़ी की पुरानी टेबलें। जैसे ही मैं अंदर गई, एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो शायद वहाँ का सीनियर क्लर्क था, मुझे रिसेप्शन के पास मिला। आप पूजा शर्मा है ना, जयपुर से आई हैं? मैंने जवाब दिया, जी।
उसने मुस्कुरा कर कहा, ऊपर वाली मंजिल में आपको कमरा मिला है ना, गेस्ट हाउस वाला? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो कुछ पल चुप रहा, फिर हंसी दबाते हुए बोला, अरे नहीं, वैसे ही पूछ लिया, वैसे ही। वहाँ ज़्यादा लोग ठहरते नहीं हैं अब। मैंने सहजता से उनसे पूछा, क्यों? उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो ऊपर वाली मंजिल कुछ पुरानी बातें जुड़ी है वहाँ से, लेकिन आप ध्यान मत दीजिए, अक्सर अकेले रहने पर दिमाग ही खेल करने लगता है। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सी सिरहन दौड़ने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर जो हल्की घबराहट और बनावटी मुस्कान थी, उसने बहुत कुछ कह दिया था। ऑफिस का पहला दिन ठीक ठाक गुजरा। ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और बाकी के ट्रेनिंग से भी मुलाकात हो गई थी। उन्हीं में से एक लड़की से मेरी थोड़ी बात हुई। नाम था रिया कपूर। वो भी जयपुर से ही थी, पर दूसरे डिपार्टमेंट से। हमारी उम्र लगभग एक जैसी थी, बातों का तरीका भी मिलता जुलता था, और सबसे ज़्यादा दोनों पहली बार घर से बाहर इतनी दूर किसी काम के लिए आई थी। रिया पास के ही एक दूसरे सरकारी गेस्ट हाउस में रुकी थी, जो मेरे गेस्ट हाउस से कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। ऑफिस में ट्रेनिंग के दौरान मैं ठीक रही, लेकिन वो पूरी बात मेरे जहन में घूमती रही। ज़्यादा लोग ठहरते नहीं हैं अब, पुरानी बातें जुड़ी हैं। क्या उसने भी उस मंजिल के बारे में कुछ सुना है, या शायद खुद कुछ देखा है? शाम को ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं और रिया दोनों ने साथ में खाना खाने का प्लान बनाया। पास के एक छोटे से ढाबे कैफ़े में बैठकर खाने का ऑर्डर दिया, और बस यूं ही बातें चल पड़ी। रिया हंसते हुए बोली, तेरा गेस्ट हाउस तो बड़ा भारी भरकम लग रहा है यार, पुरानी हवेली जैसा। डर नहीं लगता तेरे को? मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, सच कहूँ तो पहली रात थोड़ा अजीब लगा। नींद ही नहीं आई, लगा जैसे कोई कमरे के बाहर खड़ा हो। रिया की भावें थोड़ी उठ गई, फिर बोली, अरे नई जगह है, नई जगहों पे ऐसा लगता है, थकान भी होती है और अकेलापन। मैं भी जब पहले दिन आई थी ना, तो मुझे लगा जैसे कोई मेरी खिड़की के पास कुछ देख रहा है, पर निकला बस पेड़ की शाख। हम दोनों थोड़ा हंसे और बात वही हल्के फुल्के अंदाज में ख़त्म हो गई। मुझे भी लगा शायद वो सच कह रही है। नई जगह, अजनबी माहौल और थकान, शायद वही सब खेल कर रहा है। हम खाना ख़त्म करके वापस चल दिए। रिया अपने गेस्ट हाउस की तरफ मुड़ गई और मैं अपने अकेले सुनसान दूसरे मंजिल वाले कमरे की ओर। लेकिन उस रात सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिन में लग रहा था। रात करीब 11 बजे होंगे। ट्रेनिंग से लौटकर मैं काफ़ी थकी हुई थी। रिया से थोड़ी देर फ़ोन पर बात हुई। उसने हंसते हुए कहा कि वो आज भी ठीक से नहीं सोई। मैंने कहा, आज मैं भी सोने की पूरी कोशिश करूँगी, और कॉल काट दिया। मैंने कमरे की लाइट बंद की, पर्दे खींचे और बिस्तर पर लेट गई। थोड़े ही देर में मुझे नींद आ गई, और कुछ देर बाद मैं खुद को सीढ़ी पर खड़ा पाती हूँ। लेकिन इस बार मैं दूसरी नहीं, तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ। वहाँ कोई कमरा नहीं, सिर्फ एक लंबा सकरा गलियारा था। दीवारों पर जाले लटके थे, छत से पानी टपक रहा था, और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। आगे बढ़ते हुए मुझे एक दरवाज़ा दिखा। उस पर कोई लाल रंग से कुछ लिखा था, पर समझ नहीं आया। मैंने दरवाज़ा खोला और अचानक मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। एकदम ठंडा हाथ, बर्फ जैसा, और फिर कान के पास वही आवाज़, तू आ गई, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, एक औरत का सड़ा गला चेहरा, बिना आँखों के, बस काले गड्ढे। उसका चेहरा मेरे चेहरे से बिल्कुल सटा हुआ था, और फिर उसने चिल्लाकर कहा, अब तू भी मत भाग। मैं जोरदार झटके से उठ बैठी। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था, सांसें तेज चल रही थी, और दिल जैसे सीने से बाहर आ रहा था। कमरे में सब शांत था, पर उस शांति में कुछ गलत था। पंखा बंद था, मोबाइल का चार्जर जो दीवार पर लगा था खींचा हुआ फर्श पर पड़ा था, और खिड़की जो मैंने बंद की थी खुली थी। मैंने चादर ओढ़ ली। उठने की हिम्मत नहीं थी।
तभी एक धीमी सी आवाज़ आई कमरे के कोने से, जैसे कोई फिर से दीवार कुरेद रहा हो। मैंने ध्यान से सुना। अब वो आवाज़ बंद अलमारी के अंदर से आ रही थी। धीरे धीरे अलमारी का दरवाज़ा खुद ब खुद थोड़ा सा खुला। मैंने बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं की, बस वहीं बैठे रही सांसें रोके। और फिर अलमारी से किसी औरत की फुसफुसाहट की आवाज़ आई। क्या वो सपना था या सपना सिर्फ एक दरवाज़ा था असल डर की दुनिया में दाखिल होने का? सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे और मुझे नहीं पता था कि मैं ये रात पूरी कर पाऊंगी या नहीं। सुबह होते ही मैंने रिया को यह सब बताया। वह थोड़ी सीरियस हुई लेकिन बोली, देख पूजा, तू रोज़ बहुत थक जाती है। हो सकता है कोई सपना ही रहा हो। अब तो बस 3 दिन ही और है, फिर हम घर चले जाएंगे। मैंने उसकी बात मान ली, पर दिल में कुछ अटका सा रह गया। आज की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। हम मार्केट घूमने चले गए। खाना खा के हम अपने अपने गेस्ट हाउस के लिए मुड़ गए। इस बार जब मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही थी तो मुझे कमरा नंबर 209 का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ दिखा। ये वही कमरा था जिसे पिछले 2 दिन से बंद देखा था। बाहरी से ताला और जंग लगे बोर्ड पर धुंधला सा लिखा था नॉट इन यूज़, और आज वो थोड़ा खुला हुआ था। मैं अंदर झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे लगा कोई और ट्रेनी आया होगा। मुझे अब लगने लगा कि मैं अब अकेले नहीं हूँ इस फ्लोर पे। मैं अपने कमरे में चली गई। रात को फिर से गलियारे में किसी की घसीटने की आवाज़ आने लगी। मैंने देखा बाहर की गैलरी में एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। कोई आदमी, लंबा कद, सिर झुका हुआ, पुराना सा कोट पहने हुए। उसके बाल भीगे हुए लग रहे थे, जैसे बारिश में भीग कर आया हो, पर बाहर बारिश नहीं हो रही थी। उसके गले में एक पुराना कॉलर बैच लटक रहा था जिस पे लिखा था ट्रेनी 2010। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले वो आकृति मुड़कर 209 की ओर चली गई और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं भी डर के मारे अपने कमरे के अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद किया, लाइटें बंद करके मैं सोने गई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मैं उसी कमरे में बंद हूँ, 209 के अंदर। वहाँ कोई खिड़की नहीं थी, कोई रोशनी नहीं, और एक कोने में बैठा था वही आदमी, सिर झुकाए, अपने पुराने बैच को पकड़े हुए। उसने धीरे से सर उठाया और बोला, तुम समझ सकती हो ना पूजा, अकेलापन क्या होता है। मेरी चीख निकल पड़ी। मैं पसीने से भीगी हुई उठी। सुबह के करीब 4 बजे होंगे। मैंने मन को थोड़ा संभाल कर चाय पीने का मन बनाया। गेस्ट हाउस के पीछे की तरफ एक पुराना सा बाग था जहाँ कुछ टूटे फूटे पत्थरों के बेंच थे। वहीं पर मुझे पहली बार मिला वो बूढ़ा माली, धोती पहने, झुकी कमर, सफ़ेद झाड़ जैसे बाल और हाथ में पुरानी सी बाल्टी लिए। वो पेड़ों की जड़ में पानी दे रहे थे। चेहरा ऐसे जैसे कई जिंदगियां देख चुकी हो और आंखें जैसे कुछ छुपा रखी हो। मैंने आगे बढ़कर पूछा, नमस्कार काका, आप यहीं काम करते हैं? उसने मेरी तरफ बिना देखे ही कहा, हाँ, 15 साल हो गए हैं इस बकिया को संभालते हुए। मैंने सोचा बात शुरू करूं। कल रात कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई दीवार के पीछे था। आपको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है क्या? उसने अचानक पानी देना बंद कर दिया, फिर मेरी तरफ देखा, बहुत धीरे और ठहरे हुए अंदाज में कहा, दीवार के पीछे? तुम किस मंजिल में रुकी हो बिटिया? मैंने कहा, दूसरी मंजिल में। अब उनकी आंखों में एक अजीब सा डर उतर आया था। उन्होंने मुझसे कहा, वही तो था राहुल का कमरा। मैं चौंक गई। कौन राहुल? अब जो उन्होंने बताया उसने मेरी रूह को हिला दिया था। माली ने कहना शुरू किया, 2010 की बात है। राहुल शर्मा नाम का एक लड़का यहीं रुका था, अकेला था, ट्रेनिंग पर आया था, बड़ा सीधा साधा पर अंदर से टूटा हुआ। उसके घर में कोई नहीं बचा था। माता पिता एक एक्सीडेंट में चले गए थे और वो अकेलेपन में धीरे धीरे डूब गया। शुरुआत में तो ठीक था,
मगर कुछ दिन बाद उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। वो खुद से बातें करता था, कभी हंसता, कभी दीवार से लड़ता। एक रात तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी नहीं थी। अचानक पूरा गेस्ट हाउस उस रात चीख से गूंज उठा। राहुल का दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया तो वो पंखे से लटका हुआ मिला। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसका चेहरा ऐसे बिगड़ चुका था जैसे मरते वक्त उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। आंखें पूरी खुली थी, जैसे किसी के आने की आहट में। उसके पास से जो भी उस कमरे में रहा, उसने कुछ ना कुछ जरूर देखा। कोई खड़ा, कोई बोलता, कोई रोता, या दीवार के पीछे सर रगड़ती हुई परछाई। मैंने घबराकर पूछा, पर किसी ने बताया क्यों नहीं? उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, बताया गया था, पर अफसरों ने उस फ्लोर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। फिर सब भूल गए। कहते हैं जो अकेला होता है वही उसे देख सकता है। और फिर वो चुपचाप मुड़कर वापस घास काटने लगा, जैसे कभी कुछ कहा ही ना हो। मैं लौटते वक्त गेस्ट हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। अब हर सीढ़ी पर मुझे राहुल के कदमों की गूंज महसूस हो रही थी। हर खामोश कोना जैसे अब कुछ कह रहा था। मैं रेडी होके सीधा रिसेप्शन पर पहुंची और वहाँ गेस्ट हाउस खाली करने की अर्जी दे दी और तुरंत वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गई। मैंने रिया को सब कुछ बताया और ये भी कि मैं गेस्ट हाउस खाली कर रही हूँ। उसने बोला, मेरे यहाँ आ जा। हमारी ट्रेनिंग चालू हो गई, लेकिन मेरा ध्यान वहीं लगा हुआ था जो मैंने देखा था। मैं रह रह कर यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त मैंने अपने कमरे के बाहर सीढ़ियों पर कुछ अजीब सा देखा, जैसे किसी ने मिट्टी से बने गीले पैरों से चढ़ाई की हो। हर स्टेप पर नंगे पैरों के निशान थे, सीधे मेरे कमरे की ओर। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सब ठीक लग रहा था, पर फिर भी एक अजीब सा बेझिलपन, एक दबाव कमरे में महसूस हो रहा था। मैं पैकिंग में जुट गई। रात करीब 8 बजे रिया का फ़ोन आया। रिया घबराते हुए, पूछा, मेरे कमरे की लाइट बार बार बंद हो रही है और मुझे लग रहा है किसी ने मुझे छुआ है अभी अभी। मैं चौंक गई। रिया, तुझे अभी मेरे पास आ जाना चाहिए। लेकिन वो बोली, रुक, मैं पहले देखती हूँ कौन है। और कॉल कट हो गई। मैंने उसे बार बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं। एक अजीब घबराहट ने मुझे घेर लिया। मैंने चप्पल डाली और गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर भागी, रिया के ठहरने वाले गेस्ट हाउस की ओर। अंधेरे में अकेले दौड़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो, मेरे हर कदम के साथ एक और कदम। जब मैं रिया के कमरे के पास पहुंची, दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिया कमरे के कोने में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें किसी अजीब चीज़ को ताक रही थी। मैंने कहा, रिया, क्या हुआ? तू ठीक है ना? वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, वो अलमारी से बाहर आ गया है। वो अलमारी से बाहर आ गया है। उसके पास मेरी चीज़ है। मैंने पूछा, क्या 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 बोल रही है? क्या है? रिया कांपती हुई आवाज़ में बोली, मेरी माँ का कड़ा जो मैं रोज पहनती थी, मैंने उतार कर अलमारी में रखा था। वो अब वहाँ नहीं है। मैंने अलमारी खोली और अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुराना दर्पण धूल से ढका हुआ था। मैंने इस दर्पण को साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया,
जैसे ही मेरी उंगलियां शीशे को छूने लगी, दर्पण के अंदर से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ठंडा बर्फ जैसा हाथ। और उसी वक्त कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर एक बेहद धीमी आवाज आई, अब एक ही वापस जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, भागूं या रिया को लेकर बाहर निकलूं। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे की चारों दीवारें जैसे धड़क रही थी, जैसे कोई कमरे में सांस ले रहा हो। और तभी छत से काली परछाई नीचे गिरती है, बिना चेहरे, बिना आकार, बस एक घना अंधकार जो धीरे धीरे हमारे तरफ बढ़ने लगा। रिया ने कांपते हुई आवाज में कहा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैंने हिम्मत करके एक आखिरी बार जोर से चिल्लाया, कौन है तू? और फिर वो आवाज आई, जिसे तुमने तीसरी मंजिल पर जगाया है। और गहरा सन्नाटा छा गया। सुबह गेस्ट हाउस के चौकीदार ने हमें अचेत हालत में कमरे में पाया। रिया बेहोश थी और मेरे चेहरे पर खरोंचें थी, जिनके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं था। हमें कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया। रिया ने उस घटना के बाद कभी पलटकर उस शहर की तरफ नहीं देखा। मैंने भी अपनी जॉब बदल दी और जब लौटकर घर आई तो कई हफ्तों तक किसी बंद कमरे में सोने की हिम्मत नहीं हुई। आज भी जब उस रात को याद करती हूँ, एक सवाल हर बार दिमाग में घूमता है, वो कौन था? क्या वो सिर्फ राहुल था, या उस कमरे में कुछ और भी दफन था, जो हर उस इंसान को निगलने की कोशिश करता है जो वहाँ ठहरता है? और सबसे डरावनी बात, वो साया मेरे कमरे से रिया के गेस्ट हाउस तक कैसे पहुँच गया? हम दोनों बचे कैसे? कोई वजह नहीं मिलती, कोई जवाब नहीं मिलता। मैंने दोबारा सपना नहीं देखा, पर आज भी जब मैं अकेली होती हूँ, वो सारे सपने, वो हादसे, वो दर्पण फिर आंखों के सामने आ जाता है और एक एहसास रह जाता है कि कहीं वो हमारे साथ तो आज़ाद नहीं हो गया। दोस्तों, ये थी पूजा की भेजी हुई सच्ची आप बीती। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ दीवारें नहीं, साएं भी याद रखते हैं कि कौन आया था। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा रहस्यमयी, डरावना या साया जैसा हुआ है तो हमें ज़रूर भेजिए। शैतानी एफएम पर अगली कहानी हो सकती है आपकी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए।